हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज ऑलरेडी हमने 8 से 9 वीडियोस देख लिए हैं। ये हमारा जो वीडियो है ये वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है। वेयर हाउसिंग एज अ बिजनेस सर्विस किस तरह से बिजनेसमैन को मदद करता है और बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने में मदद करता है, उसके बारे में ये वीडियो हम देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और IT के हर वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस इकोनॉमिक्स, OCM और IT के मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 OCM। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि सर्विसेज इनटैंजिबल इन नेचर होते हैं। ये मैन्युफैक्चर नहीं होते, ये ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते, ना ही इन्हें स्टॉक करके रखा जा सकता है। सर्विसेज जो होती हैं ये इनटैंजिबल हैं और इसीलिए इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक ही जगह पर होता है। कहीं ना कहीं व्हेनेवर दे आर बॉट और सोल्ड, द ओनरशिप और द पोजेशन इज नॉट ट्रांसफर्ड। याद रखिए, एक डॉक्टर की सर्विस, एक लॉयर की सर्विस अपने क्लाइंट्स को, वही होती है सर्विसेज एक प्रोफेशनल द्वारा दी गई। बिजनेस सर्विसेज बहुत अहम होती हैं और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान इनका होता है। Business services are those services which help in successful running of business. They are intangible in nature, heterogeneous, inseparable, inconsistent, perishable in nature and require कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ये लाइन बहुत अहम है। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन के बिना बिजनेस सर्विसेज कभी नहीं पूरी हो सकती। बढ़ते हैं आगे। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस विथ व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। यानी जैसा कि मैंने कहा, कभी भी जो है सर्विसेज का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। जिसकी सर्विस है उसकी ही रहने वाली है। वो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहा है कुछ समय के लिए, कुछ हेल्प के लिए, कुछ मदद के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। यानी जिसकी सर्विस है, अगर वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अपनी सर्विस देने वाला है, सर्विस हमेशा उसकी ही रहेगी। वो सिर्फ हमें प्रोवाइड कर रहा है एज अ हेल्प, एज अ सर्विस, ताकि हमारा उससे कुछ फायदा हो सके, हमारा काम निकल सके। एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बैंकिंग, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन, इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर, ये बिजनेस को बहुत अहम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बिजनेसेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर। जी हाँ, आइसोलेटेड मैनर में बिना सर्विसेज के बिजनेस को कभी चलाया नहीं जा सकता। सर्विसेज फैसिलिटेट करती हैं बिजनेस को और उसे आगे ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में ये कुछ 5 सर्विसेज के बारे में दिया गया है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। हमने ऑलरेडी बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है। अभी हम वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने वेयर हाउस के बारे में देखा और उसके फंक्शंस को जाना। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, वेयर हाउस के अलग अलग टाइप्स को देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइए और आई बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, वहां से भी आपको वेयर हाउस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वेयर हाउसिंग की जब बात आती है तो स्टोरेज दिमाग में आता है। ये पिक्चर आपके जहन में जरूर आया होगा। वेयर हाउसिंग ये गुड्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, गुड्स को स्टोर करने के लिए अनुमान इस्तेमाल किया जाता है। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स and consist of all those activities which are connected with storage and preserving of goods। यानी गुड्स का ख्याल रखा जा सके। प्रोडक्शन तो हो गया है, कंजम्पशन तक प्रोडक्ट ठीक तरह से रहें, सही प्रॉपर और अच्छे फॉर्म में रहें, जो उनकी क्वालिटी है वो डिटोरिएट ना हो, खराब ना हो, इसीलिए वेयर हाउस में इन्हें स्टोर किया जाता है। इट इज मीन्स ऑफ स्टोरिंग द गुड्स। वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ स्टोर्ड गुड्स। तो इस प्रकार दोस्तों, वेयर हाउसिंग ये हमेशा से ही स्टोरिंग से रिलेटेड और स्टोरिंग से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेयर हाउसिंग। अ वेयर हाउस is defined as an establishment for the storage or accumulation of goods। ये दो शब्द बहुत अहम है। establishment for the storage or accumulation of goods, storage and accumulation of goods, storage and accumulation of goods, ये दो शब्द बहुत अहम है, storage and accumulation of goods। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस हमारे टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 7
इंपॉर्टेंट टाइप्स दिए हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेस, पब्लिक वेयर हाउसेस, बाउंडेड वेयर हाउसेस, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। तो दोस्तों ये 7 प्रकार हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। चलिए एक एक करके नजर डालते हैं इन पर और जानते हैं क्या खास है इन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस में। सबसे पहले प्राइवेट वेयर हाउसेस। दोस्तों नाम से ही ये कह देता है प्राइवेट, यानी ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जी हाँ, अलग से प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ये वेयर हाउसेस होते हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, जब तक वो कंज्यूम नहीं होते, प्राइवेट वेयर हाउसेस बिल्ड किए हैं। द प्राइवेट वेयर हाउसेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड्स। बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बड़े मर्चेंट्स होते हैं, बड़े बिजनेसमैन जो अपने गुड्स को अच्छे से स्टोरेज करने के लिए बनाते हैं वेयर हाउसेस। बिग बिजनेस फर्म्स व्हिच नीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड हु कैन अफोर्ड मनी कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयर हाउसेस। अ बिग मैन्युफैक्चरर और होलसेलर may have a network of his own warehouses in different parts of the country। यानी उसका जो स्केल है बिजनेस का वो इतना बड़ा है कि उसे स्टोरेज की जरूरत हमेशा पड़ने ही वाली है, और इसीलिए पूरे देश में भी उसके चेन या नेटवर्क हो सकते हैं, अलग अलग जगह पर उसके वेयर हाउसेस हो सकते हैं, जहां जहां उसके बिजनेस हैं, जहां जहां उसकी ब्रांचेस वगैरह हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं अगला टाइप है पब्लिक वेयर हाउसेस। ये नॉर्मल सोसाइटी के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए वेयर हाउस बनाए गए हैं जहां लोग कुछ पैसे देकर अपने गुड्स को यहां स्टोर कर सकते हैं। अ पब्लिक वेयर हाउस specialized business establishment that provides storage facilities to general public। यानी आम पब्लिक के लिए ये वेयर हाउसेस सर्टेन चार्ज भर के आप अपने गुड्स यहां पर संभाल कर रख सकते हैं। इट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई बार ये किसी एक के मालिकाना हक के अंडर होते हैं, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल भी मिलकर ऐसी जगहें बनाते हैं और बिजनेसमैन को लीज पर, भाड़े पर दे देते हैं। इट वर्क्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इन accordance with the prescribed rules and regulations, public warehouses provide storage facilities to small manufacturers and traders at low cost। यानी कम दामों में कहीं ना कहीं गुड्स को स्टोर करने की फैसिलिटीज मिल सके, इसलिए ये पब्लिक वेयर हाउसेस बनाए गए हैं। These warehouses are well constructed and guarded round the clock to ensure safe custody of goods। Public warehouses are generally located near the junctions ऑफ रेलवेज, हाईवेज एंड वाटरवेज। यानी ऐसी पब्लिक जगहें जहां पर ज्यादातर गुड्स या लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, वैसी जगहों पर ये पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन या जंक्शंस होते हैं, हाईवेज होते हैं, वाटरवेज जहां पर बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जहां शिप्स आकर अनलोड होती हैं, ऐसी जगहों पर ये पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा तीसरा टाइप ये है बॉन्डेड वेयर हाउसेज। जी हाँ दोस्तों, बॉन्डेड वेयर हाउसेज की अगर बात करूं तो बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर लाइसेंस्ड by the government to accept imported goods for storage until the payment of custom duty। जी हाँ दोस्तों, बॉन्डेड वेयर हाउसेस की बात अगर करें तो थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी भरना है आपको जब भी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। याद रखिए, दीज वेयर हाउसेस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। बॉन्डेड वेयर हाउसेस ये कस्टम अथॉरिटीज के अंडर चलते हैं। द वेयर हाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग और बॉन्ड दैट इट विल not allow the goods to be removed without the consent of certain authorities। यानी कस्टम ड्यूटी भरे बिना आप अपना सामान नहीं छुड़वा सकते। अगर आपको वो छुड़वाना है या सामान लेकर जाना है तो कस्टम ड्यूटी जो है बॉन्ड के रूप में आपको देनी पड़ेगी। द गुड्स आर हेल्ड इन बॉन्ड एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। इफ एन इंपोर्टर इज अनेबल or unwilling to pay customs duty immediately after the arrival of goods, he can store the goods in a bonded warehouse। यानी जब आपके पास कस्टम ड्यूटी भरने के पैसे नहीं है, या आप नहीं भरना चाहते, कुछ है आपके दिमाग में या कुछ और लीगल उसके ऊपर चल रहा है और आप अभी कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं, तो तब तक के लिए गुड्स जो है वो बॉन्डेड वेयर हाउसेज में रखा जाएगा। Yes, he can withdraw the goods in installments by paying the customs duty proportionately। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखिए, बॉन्डेड वेयर हाउसेस जो कस्टम ड्यूटी के लिए बनाए गए हैं, कस्टम ड्यूटी जब तक पे नहीं होगी तब तक बॉन्डेड वेयर हाउसेस के अंदर स्टोर किया जाएगा गुड्स को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। इफ एन इंपोर्टर faces any problem in transportation of goods after making payment of duty, यानी ड्यूटी पे करने के बाद आपको
गुड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। याद रखिए, गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड एट ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, लेकिन all duty paid warehouses are public warehouses which are available to all importers. Duty paid warehouses help the importer as proper care of goods is taken. Processing of goods can be done like sorting, repacking, etc. Such warehouses are more useful for re-export of the goods. यानी याद रखिए दोस्तों, जब भी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तब ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस को कुछ ड्यूटी अमाउंट देकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स एंड डॉक एरियाज। ज्यादातर डॉक्स, बड़े बड़े या पोर्ट्स जहां पर शिप अनलोड होती हैं, वहां पर ये ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस होते हैं। याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जब प्रॉब्लम आ रही है तब ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस का इस्तेमाल होता है। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी देन गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट अ ड्यूटी पेड वेयर हाउस। मतलब अगर आपने ड्यूटी पे किए तो आपके गुड्स वहां रहेंगे, अगर नहीं किए तो आपके गुड्स वहां पर नहीं रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। पांचवा वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। याद रखिए, नाम से ही गवर्नमेंट वेयर हाउसेस सरकारी वेयर हाउसेस हैं। सरकार ने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए ये वेयर हाउसेस बनाए हैं। दीज वेयर हाउसेस आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। राज्य और केंद्र सरकार इसे गवर्न करती है या पब्लिक अथॉरिटीज इसे गवर्न करती है। इट इज डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स टू ओन अ वेयर हाउस। कई बार छोटे उद्योगपतियों के पास या खेडूतों के पास, फार्मर्स के पास उतने पैसे नहीं होते, पर्याप्त पैसा नहीं होता कि वेयर हाउसेस को वो अफोर्ड कर पाए, तो वो लोग सरकारी वेयर हाउसेस में भी अपना सामान रख सकते हैं। सो दीज गवर्नमेंट वेयर हाउसेस असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स एट नॉमिनल चार्जेस। बहुत ही बेसिक नॉमिनल चार्जेस पर ये छोटे फार्मर्स को या बिजनेसमैन को गुड स्टोर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, CWC, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन SWC एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI आर हैविंग वेयर हाउसेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज। यानी हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में FCI के गोदाम हैं, वेयर हाउसेज हैं, जहां पर गुड्स को स्टोर करने की अपॉर्चुनिटी फार्मर्स को, छोटे बिजनेसमैन को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सिक्स्थ वेयर हाउस का टाइप, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बनाए गए ये वेयर हाउसेज हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम के अंदर ही सब कुछ है। जैसे गवर्नमेंट वेयर हाउसेज गवर्नमेंट मैनेज्ड हैं, उसी तरह कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बनाए गए हैं। दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड by cooperative societies. They mainly provide warehousing facilities at most economic rates. इनके रेट्स जो है बहुत इकोनॉमिकल हैं, कम हैं दूसरों के कंपैरिजन में। These type of warehouses are very useful for farmers and traders and general public. यानी आमतौर पर जो छोटे या मध्यम वर्गीय या MSMEs या फार्मर्स जैसे व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं इनका फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आखिरी हमारा जो टाइप है वो है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। जी हाँ दोस्तों, नाम से ही कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस यानी पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करने के लिए, जो जल्दी खराब ना हो जाएं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं वैसे गुड्स को संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कुछ समय के लिए, और फिर कंजम्पशन के लिए पहुंचाया जा सके, इसलिए इन गुड्स का इस्तेमाल, इन वेयर हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गुड्स को संभालने के लिए फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस. Goods are stored and refrigerated at very low temperatures so as to preserve them and use them in future. International trade has become possible due to these warehouses. जी हाँ दोस्तों, जब ऐसे goods को, perishable items को जब आपको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना है या भेजना है बाहर कहीं, तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं और इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों, इस प्रकार हमने 7 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज देख लिए हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेज, पब्लिक वेयर हाउसेज, बॉन्डेड वेयर हाउसेज, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज, गवर्नमेंट वेयर हाउसेज, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज एंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने वेयर हाउस एज अ बिजनेस सर्विस देख लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार लेकर एक नई बिजनेस सर्विस। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।